स्क्रीन विजिबल है? यस सर विजिबल है। यस सर विजिबल है। हमने देखा था कि अगर हम सप्लाई देते हैं, एक बैलेंस सप्लाई देते हैं, तो उस कंडीशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो सिमिलर टू 3-फेज इंडक्शन मोटर होता है। क्लियर? लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर हम सर्वो मोटर की बात करते हैं तो सर्वो मोटर मेन जो काम करने के पीछे जो लॉजिक है उसका, वो कंट्रोलिंग का है। क्लियर? और कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि लो रीजन में आपका मशीन वर्क करना, और लो रीजन का मतलब क्या होता है, जो आपका नेगेटिव स्लोप वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वही आपका लो रीजन होता है। क्लियर? तो नेगेटिव स्लोप वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, ठीक, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो होता है ये आपका लो रीजन होता है। यानी आपको कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा करना है ताकि आपको क्या मिले, नेगेटिव स्लोप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। तो इसके लिए हम डिजाइनिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए रोटर की, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग फेज से ही क्या मिल जाए, नेगेटिव स्लोप की कैरेक्टरिस्टिक मिलने लगे। क्लियर? यानी लो रीजन फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाए, शुरू में थोड़ा सा फ्लैट टॉप बिहेवियर मिलता है, लेकिन उसके बाद क्या हो, आपको लो रीजन मिल जाए। तो लॉजिक क्लियर है? यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं हम, हाई रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, ये क्लियर है? यानी अगर मैं बात करूं टू फेज सर्वो मोटर की, तो इसका जो लिनियराइज मॉडल होगा, ये आपका टॉर्क हो गया और ये आपका स्पीड हो गया। ठीक है? तो जो इसका लिनियराइज मॉडल होगा, यानी स्टार्टिंग फेज से ही क्या हो जाएगी, स्टेबल रीजन में ही वर्क करे। हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि स्टेबल अनस्टेबल रीजन कहाँ कहाँ मिलता है, तो स्टेबल रीजन आपको लो रीजन में ही मिलता है। क्लियर? ठीक है? तो उस वजह से आपको क्या करना है, आपको डिजाइनिंग करते समय इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी हाई रखनी है। ये रेजिस्टेंस हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्टिंग फेज से ही आपको लोड मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अगर लिनियराइज कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो आपको एक तरह से ये समझ लीजिए, स्टार्टिंग फेज से ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे ही मिलने लगी, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने लगे। यानी आपको जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो कहाँ मिल जाएगा, नेगेटिव स्लिप ग्रेटर देन 1 पे आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। ठीक? यानी यहाँ पे कहीं आपको मैक्सिमम टॉर्क का पोजीशन मिलेगा स्लिप ग्रेटर देन 1 पे, 1.5 से लेके 1 के बीच में मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन मिल जाता है, हम इतना हाई रेजिस्टेंस वैल्यू चूज कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि जो आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपका जो एरर सिग्नल जनरेट हो रहा है और उसके बीच में टॉर्क का क्या रिलेशन होना चाहिए। मैंने कंट्रोलिंग करी, ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ड्रॉ करी। क्लियर? टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि इस कंडीशन में वी आर की वैल्यू VC के बराबर है। यानी VC की वैल्यू क्या है, अगर कंट्रोल वोल्टेज को हम देख रहे हैं तो VC इक्वल टू VR के बराबर है, और ये स्पीड क्या होगी, सिंक्रोनस स्पीड के बराबर होगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये ओमेगा एस होगा, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? अगर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम कंट्रोल वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते जाए, चेंज करते जाने का मतलब उसको रिड्यूस करते जाए, तो ये टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। अगर हम वोल्टेज चेंज करते थे तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क पड़ता था, कुछ याद है इसे? मान लो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर हमने वोल्टेज चेंज किया, ये V वोल्टेज है, मान लो हमने V1 वोल्टेज लिया लेस देन V, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क पड़ता था। हेलो, कुछ याद है 3 फेज इंडक्शन मोटर का? आसना? सर टॉ कम हो जाता है उसमें। मतलब पूरा का पूरा टॉर्क शिफ्ट हो जाएगा, बस सिंक्रोनस स्पीड तो वही रहेगी ना, वो तो चेंज होना नहीं है। यानी कब क्या होता है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है।
क्लियर? हेलो, तो बोल रहा हूँ क्लियर हो रहा है सबको क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज होना है, यानी अगर आप कंट्रोल वोल्टेज को रिड्यूस करते जाएंगे तो कर्व क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। यानी अगर मान लो तुमने VC को ले लिया, VC को मान लो मैंने कर दिया VC इक्वल टू 0.5 दिया। क्लियर? मैंने इसको रिड्यूस कर दिया तो तब क्या होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अभी भी आपको टॉर्क जो मैक्सिमम टॉर्क स्लिप का कंडीशन है वो स्लिप ग्रेटर देन 1 पे ही मिलेगा, यानी नियर अबाउट 1.5 के आसपास। क्लियर? 1 और 1.5 के बीच में मिल जाता है। हम ऐसा रेजिस्टेंस वैल्यू भी यूज करते हैं, मतलब अब इससे बियॉन्ड हम नहीं कर सकते, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। मेरे को ये बताओ, अगर VC की वैल्यू 0 हो जाए, VC की वैल्यू 0 हो जाए तो टॉर्क क्या होगा? क्या हमें कोई आउटपुट टॉर्क मिलेगा? अगर फीडबैक सिग्नल जो कंट्रोल सिग्नल है उसकी ही वैल्यू 0 हो जाए तो क्या हमें कोई आउटपुट टॉर्क मिलेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हेलो सुशील, नो सर, 0 हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। ठीक है, कोई आपको फीडबैक सिग्नल ही नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो सिस्टम, वो क्लोज लूप सिस्टम वर्क कर रहा था। तो जब एरर सिग्नल ही नहीं है तो आउटपुट आपको मिलेगा? आपका अगर क्लोज लूप सिस्टम की बात करें तो यही तो आपका क्लोज लूप सिस्टम था। क्लियर? और ये आपका एरर सिग्नल होता है जो आपका फीडबैक आता है। क्लियर? और जो फॉरवर्ड पाथ को गवर्न करता है यही आपका कंट्रोल सिग्नल होता है। क्लियर? अगर ये एरर सिग्नल आपकी 0 हो गई तो कोई आउटपुट मिलेगा यहाँ पे? क्या YS की वैल्यू कुछ आएगी? अगर ES 0 हो गया तो YS की वैल्यू कुछ आनी है? नहीं आनी है, यानी नो। YS भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें डिजाइनिंग भी कुछ ऐसी करनी है कि डिजाइन करते समय आपका अगर कंट्रोल सिग्नल 0 हो रहा है तो टॉर्क मस्ट भी 0 होना चाहिए, यानी कर्व जो है वो शिफ्ट होकर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे। ये किसके लिए है? VC इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर? हेलो हेलो सर, इसमें सिंक्रोनस स्पीड शिफ्ट हो जाएगा पीछे। यस सर, क्लियर है। यस सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा बोलो। हाँ सर, क्लियर सर। सुशील, तुम सिंक्रोनस स्पीड से कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ सर, यहाँ पे कैसे जब मतलब एरर सिग्नल, सुनो मेरी बात सुनो, जब एरर सिग्नल 0 हो गया, क्लियर, एरर सिग्नल यहाँ पे 0 हो गया तो इनिशियली कोई टॉर्क डेवलप नहीं हो रहा है, तो टॉर्क डेवलप होने का मतलब क्या हो गया, आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलना। क्लियर? तो जब टॉर्क डेवलप ही 0 हो गया तो हमें आउटपुट पे कंसर्न करना ही नहीं है। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा VC इक्वल टू 0 पे वो ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी। ठीक, तुम खुद देख रहे हो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जा रहा है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है यहाँ पे, टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक तरह से या तो आप ये कह लो कि जनरेटिंग मोड में चला जाना या रिजनरेटिव ब्रेकिंग हो जाना। ठीक, यस सर। अगर तुम देखोगे ना एक्चुअल जो मतलब कर्व होता है, जो लिनियराइज मॉडल होता है, वो कुछ ऐसे शेप में आता है। आपको सिंक्रोनस स्पीड का लॉजिक यहाँ पे यूज ही नहीं करना होता है, सिंपली ये कर्व आता है। अगर हम कंट्रोल वोल्टेज की बात करें, ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे, और फाइनली अगर एयर सिग्नल 0 है तो ऐसे। ठीक है, यानी अगर ये VR इक्वल टू VC के लिए है, ये VR इक्वल टू
0.8 VC मान लिया मैंने, और ये VR इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी VC इक्वल टू, उल्टा लिख दिया मैंने, VC इक्वल टू VR, VC इक्वल टू 0.8 VR एंड VC इक्वल टू 0 के लिए। क्लियर? तो ये सिंपल लिनियराइज मॉडल मिलता है जिसका स्लोप क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल के बेसिस पे चेंज होता है, क्योंकि ये लिनियराइज मॉडल है। आप कोई भी कंट्रोल सिस्टम पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो, लीनियर कंट्रोल सिस्टम है आपका, यही पढ़ते हो ना आप? हेलो, यस सर। लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इनिशियल कंडीशन दोनों के लिए, इनिशियल कंडीशन क्या लेते हैं, 0 लेके चलते हैं, तो इसीलिए ये लीनियर कंट्रोल सिस्टम होता है। तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम केस में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही मिलेगी। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ भी करनी है ना, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही बना के आना। आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे ही ड्रॉ करके आना लिनियराइज मॉडल के लिए। आप सिंक्रोनस स्पीड पे फोकस मत करना। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक VC इक्वल टू VR के लिए। क्लियर? ये आपका स्पीड ओमेगा, ये आपका टॉर्क। क्लियर? अगर आपने इस कंट्रोल वोल्टेज को कम किया, VC इक्वल टू 0.8 VR के लिए ये हो गया, मान लिया मैंने, VC इक्वल टू 0.5 VR के लिए ये हो गया, एंड VC इक्वल टू 0 के लिए आप ध्यान रखेंगे कि टॉर्क की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ये चीज ध्यान रखना आपको कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते समय। तो ये लिनियराइज टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सर्वो। क्लियर? ठीक है, अब क्लियर है सुशील? यस सर, समझ गया। ठीक है ना? तो हमें डिजाइनिंग करते समय ये ध्यान देना है कि हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए, और डिजाइनिंग इस बेसिस पे हमें करना है, मतलब प्रॉपर रिसर्च के बाद ये चीज निकल के आई है कि कंट्रोल सिग्नल अगर 0 है तो उस कंडीशन में जो डेवलप टॉर्क होना चाहिए उसकी वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। क्लियर? ये चीज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ये डिजाइनिंग हम अचीव कर सकते हैं बाय केयरफुल नेचर ड्यूरिंग द रिसर्च और केयरफुल बिल्डिंग ऑफ द सर्वो मोटर। क्लियर? ठीक है, यस कोई सर। डाउट है इसमें? अब देखो, एक कंडीशन आता है जब हम फॉर हाई रेजिस्टेंस एंड टॉर्क वैल्यू 0 फॉर VC इक्वल टू 0 इज अचीव। ये कब अचीव करेंगे हम? अचीव बाय केयरफुल बिल्डिंग ऑफ मोटर। जब भी हम मोटर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे ये दोनों कंडीशन जरूर फुलफिल हो। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास दो सिग्नल है, VC भी है और VR भी है। क्लियर? लेकिन कभी कभी क्या होता है कि VC 0 होने के बाद भी हमें टॉर्क मिल जाता है। क्यों मिल जाएगा ये टॉर्क, कोई बताएगा? एनीवन? सिंपल, दो फेज है, एक VC फेज है, VR फेज है। अगर VC 0 भी हो जाता है तो टॉर्क मिल जाता है। कब मिल जाएगा ये टॉर्क? हालांकि ये चीज नहीं होनी चाहिए,
क्यों नहीं होगी, इसके पीछे जो लॉजिक है, जो केयरफुल बिल्डिंग है, वो कैसे हम अचीव करते हैं उसको मैं बताऊंगा। फिलहाल ये बताओ कि क्या वीसी जीरो होने के बाद भी मोटर रन कर सकता है? हेलो राना, राना, सर नहीं पता मुझे। और कोई? देखो यहाँ पे दो फेज है, एक कंट्रोल वाइंडिंग और दूसरा रेफरेंस वाइंडिंग। कंट्रोल वाइंडिंग का सिग्नल जीरो हो गया, अभी भी रेफरेंस वाइंडिंग अवेलेबल है, तो क्या वीसी जीरो होने के बाद भी हमें टॉर्क मिल सकता है? मेरी बात फिर से ध्यान सुनो। हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं, वीसी और वीआर। ऑलरेडी मोटर तुम्हारा रनिंग मोड में है, मैं वीसी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वीसी की वैल्यू को रिड्यूस करता जा रहा हूँ। रिड्यूस करते करते मैंने वीसी को जीरो पे ला दिया। होना तो यही चाहिए था कि वीसी जीरो होते ही टॉर्क की वैल्यू भी जीरो हो जाए, क्लियर? लेकिन इसके बावजूद क्या मोटर रनिंग फेज में रहेगा? सुशील, सर रीजनरेटिव या जनरेटिव मोड में सर होने की वजह से टॉर्क इनर्शिया की वजह से उसका टॉर्क रहेगा। देखो यहाँ पे अगर एक फेज गायब हो गया, एक फेज में वैल्यू जीरो आ गई वोल्टेज की, कंट्रोल वाइंडिंग में जीरो आ गई, रेफरेंस वोल्टेज तो अभी बना हुआ है ना, तो क्या वो यस सिंगल फेज सर। मोटर की तरह बिहेव नहीं कर सकता? तो सिंगल फेज के लिए स्टार्टिंग की भी तो जरूरत है, इसमें स्टार्टिंग मोटर कैसे होगा वो? ऑलरेडी वो रनिंग मोड में है, मैं क्या बोल रहा हूँ, रनिंग मोड में है, उस समय हम कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं। ऑलरेडी तुम्हारा मोटर रनिंग मोड में है, मैं कंट्रोल वोल्टेज के सिग्नल को कंट्रोल कर रहा हूँ, वीआर कर रहा हूँ, 0.8 वीआर कर रहा हूँ, 0.5 वीआर कर रहा हूँ, फिर मैंने वीसी जीरो कर दी। एक्चुअल सिचुएशन, तो एक्चुअल सिचुएशन में क्या अभी भी ये ऑलरेडी रनिंग मोड में बना रह सकता है, या स्पीड उसकी जीरो हो जाएगी? मेरा क्वेश्चन सिंपल यही है ना। तो एक्चुअल इन एक्चुअल सिचुएशन, अगर एक्चुअल सिचुएशन की बात करें, मैंने क्या कहा, डिजाइनिंग में हम फोकस करते हैं, अभी मैं डिजाइनिंग पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ कि एक्चुअल सिचुएशन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको जीरो भी कर दे रहा हूँ, फिर भी जो आपका रोटर है वो क्या होगा, रनिंग कंडीशन में बना ही रहेगा। क्लियर? आफ्टर वीसी इक्वल टू जीरो, क्लियर, रोटर इज इन रनिंग मोड, और ये रनिंग मोड में क्यों बना हुआ है? ड्यू टू सिंगल फेजिंग ऑफ मोटर। आपका अभी भी सिंगल फेजिंग बचा हुआ है, यानी रेफरेंस वाइंडिंग आपका खत्म नहीं हुआ है, रेफरेंस वाइंडिंग से सिग्नल मिल ही रहा है आपको, क्लियर? वीसी की वैल्यू जीरो हो गई है, तो सिंगल फेज आपका वर्क कर रहा है, उस सिंगल फेज की वजह से अभी भी आपका रोटर रनिंग मोड में है, तो रनिंग मोड में है, क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि आपका टॉर्क जीरो नहीं हो रहा, क्लियर? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मोटर की डिजाइनिंग ऐसे करते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस मस्ट बी सेम, क्लियर? ठीक है, आपका स्पीड रेंज कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस और निगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस की वैल्यू, क्योंकि अभी अनबैलेंस कंडीशन क्रिएट हो गया ना। हेलो, पावर सिस्टम पढ़ रहे हो तुम लोग? बैलेंस और अनबैलेंस का लॉजिक क्लियर हो गया है? हेलो, टू अवॉइड दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मोटर की डिजाइनिंग ऐसे करेंगे कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए।
इक्वल हो जाए। ठीक है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए डिजाइनिंग of motor in such a way that positive sequence and negative sequence impedance of motor is same। दोनों का जो वैल्यू है वो सेम हो। क्लियर? हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? Yes. क्या मैं बताना चाह रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. Yes, sir, clear. ठीक है। होता क्या है कि जब अनबैलेंस सिस्टम होता है तो अनबैलेंस सिस्टम की हम एनालिसिस नहीं कर सकते जब तक हम उसको पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव सीक्वेंस में ब्रेक ना करें, क्योंकि वो बैलेंस होता है। क्लियर? अभी हम देखेंगे कैसे हो जाता है ये चीजें, क्योंकि इंपिडेंस अगर सेम हो गया, इंपिडेंस सेम होने का मतलब क्या हो गया, आपका पॉजिटिव सीक्वेंस करंट और नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वैल्यू सेम हो जाएगी। जब दोनों करंट सेम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। टॉर्क क्या होता है, पीजी बाई ओमेगा एस ही तो होता है, और पीजी इक्वल टू क्या होता है, आई आई स्क्वायर इंटू आर बाई एस, अगर मैं बात करूँ ऐसे। क्लियर? अगर इंडक्शन मोटर की, फिर इंडक्शन मोटर को मैं कंपेयर करूँ यहाँ पे, तो यही चीज होती है। उस कंडीशन की वजह से आपका क्या हो जाएगा, जब इंपिडेंस सेम होगा, करंट सेम होगा, करंट सेम होगा, टॉर्क सेम होगा, दोनों टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव सीक्वेंस क्या करेगा, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और नेगेटिव सीक्वेंस क्या करेगा, उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, वैल्यू, नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर नहीं पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस की वैल्यू सेम होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको नेट टॉर्क मिलेगा। क्लियर है चीज? सर मूव कर। ठीक है ना? तो यही चीज है, इसीलिए हम डिजाइनिंग इस तरह से करते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपिडेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपिडेंस की वैल्यू सेम हो सके, जिसकी वजह से इनका करंट सेम हो सके। करंट सेम है तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम हो सके, टॉर्क का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेक्स्ट जो टॉर्क का इफेक्ट आएगा T1 माइनस T2, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर है चीज? क्लियर? Yes, sir. और क्या करते हैं हम डिजाइनिंग में, रोटर स्लॉट्स मस्ट बी स्क्यूड। क्यों करते हैं ऐसे? मैग्नेटिक लॉकिंग को अवॉइड करने के लिए। तब हार्मोनिक, हार्मोनिक भी तो होता है, जो आपके स्लॉट हार्मोनिक्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। हेलो, मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग तो दूसरा फिनोमेना है। क्लियर? और क्या करने के लिए करते हैं इसको, टू रिड्यूस द हार्मोनिक। मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग ना हो, ये भी फिनोमेना है, और दूसरा हार्मोनिक्स को भी रिड्यूस करता है, तो रिड्यूस हार्मोनिक। एक्चुअली क्या है ना, जहाँ पे स्लिप आता है ना बेटा, वहां पे एसी निकल के आती है। क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज का मशीन है ना, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग का कोई फिनोमेना नहीं बन पाता है। बहुत स्मॉल साइज की मशीन, मैंने क्या बोला, इसकी साइज क्या होती है, अप टू 1000 वॉट। 1 किलोवाट से ज्यादा इसकी साइज नहीं होती है। अगर 1 किलोवाट से ऊपर जाते हैं तो डीसी सर्वो मोटर यूज करने लगते हैं। क्लियर है चीज? Yes, sir. ठीक है। तो अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? साइज छोटा है, और कंस्ट्रक्शन भी हमें कुछ ऐसा करना है कि हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होना चाहिए, तो सिंपल एंड रग्ड कंस्ट्रक्शन होता है। क्लियर? साइज छोटा होने की वजह से इकोनॉमिकल भी होता है, और मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, कम पड़ती है। क्लियर?
इकोनॉमिकल, इसी वो इकोनॉमिकल होने का मतलब ये हो गया लेस मेंटेनेंस, ये सब तो खुद ही तुम लोग लिख सकते हो। लेस मेंटेनेंस होगा। इंस्पेक्शन, मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया, कम से कम इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी। ये भी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। लेस इंस्पेक्शन, और ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है कम, एक और रीजन है इसके पीछे, ब्रशेज यूज नहीं होते हैं, ब्रशेज आर नॉट यूज, क्योंकि एसी सर्वो मोटर है तो आप यहाँ पे ब्रश भी यूज नहीं करते हैं, तो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ती है, इंस्पेक्शन भी की भी जरूरत बहुत कम पड़ती है। क्लियर, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा नो नीड ऑफ रोटर इंसुलेशन, रोटर इंसुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वैसे भी हमें क्या चाहिए, हाई रेजिस्टेंस चाहिए। तो मैंने डायरेक्ट कप टाइप कंस्ट्रक्शन तुमको बताया था कि डायरेक्ट कप टाइप कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बेसिस पे हमें क्या चाहिए होता है, हाई रेजिस्टेंस चाहिए होता है, तो इसीलिए हम एल्यूमिनियम का थिन डायरेक्ट कप टाइप मूविंग रोटर यूज करते हैं। एक स्टेशनरी रोटर भी होता है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस भी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा और क्या एडवांटेज हो सकता है, एक और एडवांटेज बताया था मैंने लास्ट क्लास, जब हम डायरेक्ट कप टाइप कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, लो इनर्शिया। याद आ रहा है कुछ? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस, इनर्शिया। यस। तो डायरेक्ट कप टाइप कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं तो इनर्शिया की वैल्यू क्या होती है, काफी कम हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, यस, जो एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज बस एक ही है, और वो डिसएडवांटेज है लो एफिशिएंसी। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि एफिशिएंसी का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत हाई साइज आप ड्राइव यूज नहीं कर रहे हो, आप लो साइज मोटर यूज कर रहे हो। और लो मतलब जैसे मैंने बताया ना एग्जाम्पल, जो आपके पहले डीवीडी आते थे या सीडी आते थे, तो उसको रन कराने के लिए आप सर्वो मोटर यूज करते हैं, तो उसके लिए एफिशिएंसी की कोई जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब लार्ज साइज ड्राइव होते हैं। क्लियर। तो डिसएडवांटेज बस यही है, लो एफिशिएंसी है। बट इट ये क्या होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इट इज नॉट मच सिग्निफिकेंट। ऐसे बोल सकते हैं कि ये इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, एफिशिएंसी काफी कम होती है लेकिन ये ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ेगा साइज ऑफ मोटर पे? अगर मैंने मान लो पावर फ्रीक्वेंसी लिया 50 हर्ट्ज पे, इस सेम रेटिंग में, मतलब पावर रेटिंग मान लो हम सेम लेकर चल रहे हैं, और 50 हर्ट्ज पे मोटर डिजाइन करना चाह रहे हैं, और एक 400 हर्ट्ज पे मोटर डिजाइन करना चाह रहे हैं, या 200 हर्ट्ज पे डिजाइन करना चाह रहे हैं, या 500 हर्ट्ज पे डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो साइज से क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो हमें साइज क्या होगा, कम करना पड़ेगा या ज्यादा? कम करना पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे मोटर का साइज क्या होगा, कम होगा। साइज कम होने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा, वेट कम होगा, वेट कम होगा, तो इनर्शिया भी कम होगा। ये ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये समझ लीजिए कि 50 हर्ट्ज से हम बढ़ा के 400 हर्ट्ज करना चाह रहे हैं, सेम पावर रेटिंग की बातें कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, उसकी वजह से वेट, वॉल्यूम, ये सारी चीजें क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। देन इट हैज लेस वॉल्यूम, लेस वेट। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसकी वजह से इनर्शिया भी क्या होगा, हेलो, जब वेट कम हो जा रहा है तो इनर्शिया क्या होगा,
सर कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, लो इनर्शिया। और साइज अगर घट रहा है, वेट वगैरह घट रहे हैं, तो उसकी वजह से एक चीज और होगी, कॉस्ट भी आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पे मशीन की साइज पे क्या फर्क पड़ता है फॉर द सेम पावर, सेम रेटिंग ऑफ द मशीन। मेनली हम फ्लक्स से ही रिलेटेड बातें करते हैं यहाँ पे। तो फ्लक्स अगर कॉन्शियस रखना है तो उस वजह से आपके वेट पे क्या फर्क पड़ता है। एक बार अगर तुमको याद हो तो ट्रांसफार्मर का जब हम डिजाइनिंग पढ़ रहे थे, तो उस कंडीशन में मैंने तुमको बताया था कि करंट रेटिंग कैसे किस चीजों पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, लेंथ पे, किन किन चीजों पे डिपेंडेंट होता है। पावर रेटिंग कैसे डिपेंड करती है साइज ऑफ ट्रांसफार्मर पे, ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। तो यहाँ भी वही लॉजिक है। ठीक है, तो साइज बस सिंपल ध्यान रखो कि अगर आप फ्रिक्वेंसी हाई करते हो तो साइज की रिक्वायरमेंट भी छोटी होती जाएगी। क्लियर? और ऐसे भी अंडरस्टूड होना चाहिए कि हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए हम यूज करेंगे, तो वहां पे आपको स्मॉल साइज ऑफ मशीन यूज करना है। ठीक, क्लियर है चीज? यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम परफॉर्मेंस एनालिसिस पे, कि कैसे हम एक सर्वो मोटर की परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं, क्या क्या चीजें हम मेन देखते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हमारे पास 2 तरह के इनपुट हैं। एक आपका वीआर है और दूसरा आपका क्या है, कंट्रोल वोल्टेज वीसी। इन्हीं दोनों चीजों पे क्या है, ये डिपेंडेंट है उस सर्वो मोटर का परफॉर्मेंस। क्लियर? एक आपका कंट्रोल सिग्नल है, दूसरा आपका रेफरेंस सिग्नल। क्लियर? तो अगर हम 2 फेज एसी सर्वो मोटर की बात करें, तो यहाँ पे अगर मान लो अनबैलेंस सिचुएशन क्रिएट होता है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट होंगे। क्लियर? तो जब हम पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की बातें करेंगे, तो हमारे जहन में बस एक ही चीज आएगा कि पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट हम लेंगे कैसे, वीआर और वीसी के टर्म में। तो वीआर और वीसी के टर्म में पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस लेने का मतलब क्या हो जाएगा, हेलो? मेरी बात समझे तुम लोग? मैं ये कह रहा हूँ, आपका 2 फेज एसी सर्वो मोटर जो है, मोटर इज ऑपरेटेड विद एन अनबैलेंस्ड स्टेटर सप्लाई। आपने जो स्टेटर पे सप्लाई दिया हुआ है दोनों फेज को, अब वो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने का मतलब क्या हो गया कि अब वीआर की वैल्यू वीसी के बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में अब ये एक अनबैलेंस सिस्टम हो गया, और इस सिस्टम को हमें एनालाइज करना है और ये देखना है कैसे हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। क्लियर? तो इस केस में हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? हेलो? हेलो? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? मैं ऑडिबल? आ आ रही है सर, आवाज आ रही है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर 2 फेज एसी सर्वो मोटर को हमने एक अनबैलेंस स्टेटर सप्लाई दे दी, ये अनबैलेंस का मतलब क्या हो गया, वीआर और वीसी आपके इक्वल नहीं है, और जो टाइम कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो भी चीज नहीं है। अनबैलेंस का मतलब यही होता है ना, आप पावर सिस्टम में ऑलरेडी ये पढ़ रहे हो। 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि अगर ये 3 फेज सप्लाई हमने दिया है, तो ये 3 फेज सप्लाई कुछ ऐसी हो जाए, ये आपका वी है, वीवी है, ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है। हमारा बैलेंस कंडीशन में क्या होता था, वी आर और
VC के बीच में स्पेस क्वाड्रेचर होता था, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री के बराबर होता था, और VR का मैग्नीट्यूड VC के बराबर था। यही था ना, जैसे 3 फेज बैलेंस सिस्टम में होता है कि तीनों फेज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तीनों एक दूसरे के 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे शिफ्टेड होता है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है कि VR और VC जो हमने दिया हुआ है वो अनबैलेंस कंडीशन में, अनबैलेंस कंडीशन में होने का मतलब ये हो गया कि अब आपको अगर इनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करनी है ऑन पेपर, तो आपको इनको सिमेट्रिकल कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। ठीक है, तो वो जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट आते हैं, अगर मैं बात करूं यहाँ पे VR की, तो VR के सिमेट्रिकल कंपोनेंट, हालांकि 3 सिमेट्रिकल कंपोनेंट होने चाहिए, लेकिन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट यहाँ नील होता है, यहाँ पे हमें जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं मिलता। ठीक है, 2 फेज AC सर्वो मोटर में या किसी भी 2 फेज सर्किट में फिर आपको जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं मिले। V क्या हो जाएगा, वो 2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, VC1 एंड VC2। यहाँ पे VR1 पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और आपका ये क्या है, नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अब क्लियर हुआ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, Yes, sir. ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी 2 फेज 3 फेज सिस्टम की ऑन पेपर एनालिसिस तभी कर सकते हैं जब आप उसको सिमेट्रिकल कंपोनेंट में या एक बैलेंस सिस्टम में ब्रेक करें, अदरवाइज ऑन पेपर एनालिसिस पॉसिबल नहीं। तो मेरा इतना ही कहना था यहाँ पे कि VR और VC दोनों अनबैलेंस कंडीशन में है, आपको ऑन पेपर एनालिसिस करना है तो इनको पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक करना होगा। 2 फेज में आपका जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट नहीं होता। क्लियर? ठीक है, तो आप अगर इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, VR इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 के बराबर, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट प्लस नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और सिमिलरली आपका VC भी क्या हो जाएगा, VC भी क्या हो जाएगा, VC1 प्लस VC2। अब यहाँ पे VR1 VR2 VC1 VC2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, इस कंडीशन में ये क्या होंगे, बैलेंस होंगे। सिमेट्रिकल कंपोनेंट हमेशा क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो आपका जो सिमेट्रिकल कंपोनेंट होगा पॉजिटिव सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, ये मैंने VR1 ले लिया, ठीक है, पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा, VC1 इससे 90 डिग्री लीड करेगा, ये हो गया पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। क्योंकि स्पेस क्वाड्रेचर होना चाहिए, 2 फेज सिस्टम क्या होता है, स्पेस क्वाड्रेचर होता है। जैसे 3 फेज सिस्टम में क्या होता है, 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, वैसे ही 2 फेज सिस्टम में क्या होता है, स्पेस क्वाड्रेचर होना चाहिए। ठीक, उस वजह से आपका क्या हो जाएगा, VR1 से VC1 90 डिग्री लीड करेगा, और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में, गौरव? नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, VC1 लीड करेगा या लैग करेगा, नाम दे, नाम दो। सर क्या करेगा, VC1 90 डिग्री लीड करेगा या लैग करेगा नेगेटिव सीक्वेंस के लिए? ये मेरा पॉजिटिव सीक्वेंस है, ये मैंने मान लिया पॉजिटिव सीक्वेंस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज एक्शन हो गया। नेगेटिव सीक्वेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज तो हमने पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए लिया ही है, तो नेगेटिव सीक्वेंस में भी सेम डायरेक्शन रहेगा। सर क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या हो गया, स्पेस क्वाड्रेचर पे ये भी होना है, यानी VC क्या करेगा, लैग करेगा 90 डिग्री से, ये आपका हो गया नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। अनबैलेंस कंडीशन में क्या रहेगा, अनबैलेंस कंडीशन में हम मान के चल रहे हैं केवल मैग्नीट्यूड डिफर कर रहा है, ये आपका VR हो गया, क्लियर, और ये VC हो गया। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि स्पेस क्वाड्रेचर अभी भी मौजूद है, टाइम क्वाड्रेचर में कोई चेंजिंग नहीं है, बस VR और VC का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसलिए सिस्टम अनबैलेंस हो गया, क्लियर। अभी भी ये टाइम क्वाड्रेचर या स्पेस क्वाड्रेचर में है, ये आपका एक अनबैलेंस
सिस्टम हो गया, अनबैलेंस, क्लियर। और ये जो दोनों कंपोनेंट हैं ये सिमेट्रिकल कंपोनेंट है, तो ये बैलेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट फॉर दिस अनबैलेंस सिस्टम हो गया, सिमेट्रिकल बैलेंस कंपोनेंट फॉर अनबैलेंस, जो आपका अनबैलेंस सिस्टम था उसका सिमेट्रिकल कंपोनेंट। क्लियर है लॉजिक जो मैं बोल रहा हूँ? कभी भी डाउट है लाना, सर क्लियर है। ठीक है। इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, VC1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, अगर मुझे लिखना है तो J टाइम ऑफ VR1 लिख सकते हैं। हेलो, अब यहाँ पे VC1 और VR1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये चीज ध्यान रखना। VC2 और VR2 का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, स्पेस पार्टीशन भी होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। VC1 की वैल्यू मैं JVR1 लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री VR1 से लीड कर रहा है। और VC2 की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ माइनस JVR2, क्योंकि VR2 से 90 डिग्री लैग कर रहा है। क्लियर है चीज? हेलो, यस सर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं अगर VR1 VR2 को VR और VC के टर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, कौन बताएगा? VR की वैल्यू क्या आ गई मेरी, VR1 प्लस VR2 के बराबर। ये चीज तो हमने देख लिया, इक्वेशन नंबर 1 था हमारा ये। और VC की वैल्यू क्या थी हमारी, VC1 प्लस VC2 के बराबर। हमारे पास VC1 और VC2 VR1 के टर्म में अवेलेबल है, लिख सकते हैं हम इसको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, VC इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, VC1 की वैल्यू क्या है, J टाइम्स ऑफ VR1, और VC2 की वैल्यू क्या है, माइनस J टाइम्स ऑफ VR2। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, J कॉमन हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, VR माइनस VR2। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्लियर? क्लियर है चीज? अब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मैं VR1 और VR2 की वैल्यू VR और VC के टर्म में लिख सकता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 से आपको क्या मिला हुआ, VR1 प्लस VR2 इक्वल टू VR। इक्वेशन नंबर 3 को अगर तुम ध्यान से देखो तो J टाइम्स ऑफ VR1 माइनस VR2 की वैल्यू क्या है, VC। तो दोनों साइड हम J से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, RHS और LHS में J से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैं J से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, J स्क्वायर की वैल्यू माइनस, ये माइनस VR1 प्लस VR2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, JVC। क्लियर? इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 और 4 की हेल्प से क्या मैं VR1 और VR2 VR और VC के टर्म में नहीं पा सकता? हेलो, हेलो, रिस्पॉन्स Yes, चाहिए मुझको। VR1 प्लस VR2 की वैल्यू VR है, J टाइम्स ऑफ VR1 माइनस VR2 की वैल्यू VC के बराबर थी। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे RHS और LHS में मल्टीप्लाई किया और मुझे क्या मिल गया, माइनस VR1 प्लस VR2 इक्वल टू JVC। 1 प्लस 4 अगर ऐड करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, VR1 से VR1 कैंसिल हो जाएगा, 2 VR2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, VR प्लस JVC। क्लियर? यानी यहाँ से VR2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1/2 VR प्लस JVC के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। सिमिलरली 1 माइनस 4 कर दे हम तो क्या मिलेगा हमको, 2 VR1 की वैल्यू मिलेगी हमें, VR माइनस JVC। क्लियर? ठीक है। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, VR1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी हाफ VR माइनस JVC के बराबर। इक्वेशन नंबर 6 हमारा। ये मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व आप लोग नहीं कर सकते हैं क्या? आप लोग को मतलब याद दिलाना पड़ता है, आप लोग बोलते नहीं। हाँ, 2-4 लोग तो बोल ही सकते हैं, एक आध लोग के अलावा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हमारा अनबैलेंस नेटवर्क अभी भी टाइम क्वाड्रेचर में है। टाइम क्वाड्रेचर में होने का मतलब ये आपका वी आर है और ये आपका वीसी है। मैग्नीट्यूड भले ही डिफर कर रहा है लेकिन अभी भी ये टाइम क्वाड्रेचर में है। तो मैं वी आर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वी आर एंगल 0 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? यस सर। और वीसी को क्या लिख सकता हूँ, वीसी एंगल 90 डिग्री या फिर जे टाइम्स ऑफ वीसी लिख सकता हूँ मैं इसको। जी सर। हेलो, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड के टर्म में मैं कर रहा हूँ ताकि आपको केवल मैग्नीट्यूड के टर्म में ही वैल्यू लिखनी पड़े। तो मैं यहाँ 5 और 6 की अगर मैं बात करूँ तो वी आर वन की वैल्यू क्या है मेरी, वी आर वन इक्वल टू हाफ आर माइनस जे वी सी है। तो वी आर की वैल्यू क्या है आपकी, वी आर एंगल 0 यानी वी आर के बराबर स्मॉल वी आर, क्लियर, माइनस जे वीसी की वैल्यू क्या है आपकी, जे वीसी के बराबर, क्लियर। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 इंटू वी आर माइनस जे इंटू जे, -1 माइनस माइनस प्लस, यानी हाफ वी आर प्लस वीसी के बराबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है। सिमिलरली वी आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 वी आर को मैं लिख सकता हूँ वी आर एंगल 0 या सिंपली वी आर प्लस जे, बीसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, जे टाइम्स ऑफ बीसी, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा हाफ वी आर माइनस वीसी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, हमें कम मिल रहा है, और पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का ज्यादा मिल रहा है, क्लियर। हेलो, अगर मैं रेफरेंस वोल्टेज की बात करूं तो रेफरेंस वोल्टेज हमें क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। हेलो, अरे बच्चों बोल दिया करो कुछ भी, बोल सकते हो दो चार लोगों के अलावा। हेलो, Yes, sir. यहाँ पे जो रेफरेंस वोल्टेज है पॉजिटिव सीक्वेंस के केस में आपको ज्यादा मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द नेगेटिव सीक्वेंस। आपको ही पता है कि डीसी की वैल्यू जे टाइम्स ऑफ वी आर वन है और डीसी टू की वैल्यू माइनस जे वी आर टू है। तो वहां से आप वीसी का भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपका करंट का भी रिलेशनशिप निकलेगा, मतलब जो मैंने वी आर वन वी आर टू निकाला, तो करंट के लिए भी सिंपल यही रिलेशनशिप हो जाएगा कि आई आर वन की वैल्यू क्या होगी, 1/2 टाइम्स ऑफ आई आर माइनस जे आई सी होगा, क्लियर। और आई आर टू की वैल्यू सेम लॉजिक होगा, यहाँ भी कुछ अलग नहीं आएगा, 1/2 आई आर प्लस जे आई सी हो। मैं करंट के टर्म में बातें करूँ, क्लियर, सेम वैल्यू निकल के आएंगे। ठीक है, चाहे वोल्टेज के टर्म में बातें करूँ चाहे मैं करंट के टर्म में बातें करूँ, ठीक है। हेलो, जो सेम निकल के सर आएगा। इसमें पॉजिटिव कम आएगा क्या? हाँ, क्या इसमें बोल सर रहे पॉजिटिव सुशील? सीक्वेंस का सर आई आर माइनस जे आई सी लिखे हैं सर उसमें। आई आर वन की वैल्यू, जैसे वी आर वन तुम्हारा क्या है, वी आर माइनस जे बी सी है ना। वी आर वन क्या है, 1/2 टाइम्स ऑफ वी आर माइनस जे बी सी है। हेलो, जी सर। सिमिलरली आई आर वन भी क्या मिलेगा, हाफ आई आर माइनस जे आई सी मिलेगा। अब वी आर से करंट कितना लैग कर रहा है कितना लीड कर रहा है, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ पे सब जगह वेक्टर बना रखा है, फेजर टर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो वो तो उस एंगल के हिसाब से आपको एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, मान लो वी आर से आई आर 3 डिग्री लैग कर रहा है तो क्या हो जाएगा ये, अगर वी आर को मैंने रेफरेंस लिया, वी आर एंगल 0 लिया है, तो आई आर को क्या लिखूंगा मैं, आई आर एंगल -3 डिग्री, यही करूंगा ना मैं। ये सर एंगल पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर रिलेशनशिप देखें तो रिलेशन यही निकल के आएगा कि आई आर वन की वैल्यू, क्योंकि वी आर वन आपका हाफ वी आर माइनस जे बी सी है, तो आई आर वन भी क्या होगा, हाफ आई आर माइनस जे आई सी। वी आर टू आपका हाफ वी आर प्लस जे बी सी है, तो आई आर टू भी क्या आएगा, हाफ आई आर प्लस जे आई सी। समझ गए? हेलो, यस ठीक सर। है। अब करंट कितना लैग कर रहा है वो तो उसके फेजर पे डिपेंड करेगा ना, ये थीटा एंगल। तो अगर मुझे लिखना है तो वी आर को मैं लिखूंगा वी आर एंगल 0 और आई आर को लिखूंगा आई आर एंगल माइनस थीटा। फेजर टर्म तो रहेगा ही, लेकिन जो आपका फेजर सम आएगा, जो अलजेब्रिक सम आएगा, वो वी आर वन और वी आर टू के अकॉर्डिंग ही आपको करंट का भी मिलना है, क्लियर।
मेरे कहने का सर मतलब ये था कि जो वोल्टेज है पॉजिटिव सीक्वेंस का उसका ज्यादा आ रहा है और करंट का भी आना चाहिए ज्यादा पॉजिटिव सीक्वेंस का वोल्टेज। करंट भी पॉजिटिव सीक्वेंस में ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, सही बोल रहे हो, आएगा ही। वहां भी तो हाफ आई आर प्लस आई सी हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, बैलेंस कंडीशन में है, ये बैलेंस कंडीशन है ना, वी आर अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन है, लेकिन करंट तो आई आर यहाँ भी लैप करेगा। क्लियर? वाइंडिंग तो आपने ऐसी चूज करनी है कि पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंस क्या हो, बराबर हो। याद आ रहा है कुछ? हेलो? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जितने एंगल सेलेक्ट करेगा ये भी इतने ही एंगल सेलेक्ट करेगा। अभी भी आईसी और आईआर के बीच में स्पेस क्वाड्रेचर ही है। यहाँ भी वही चीज होना है कि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट के केस में करंट की वैल्यू रेफरेंस केस में ज्यादा आनी। हेलो? ठीक है सर। हेलो? अभी मैं बताऊंगा कि देखो, अभी स्लिप की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी स्लिप का रोल जब आएगा ना, मैं अभी स्टैंड स्टिल कंडीशन में सारी वैल्यूज को लेके चल रहा हूँ। अभी जब स्लिप का रोल आएगा तो फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। जब फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप का कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंपीडेंस वैल्यू कुछ डिफर हो जानी। हेलो? यस सर ठीक है। समझ गए जो मैं बात बोल रहा हूँ? अब देखो यहाँ पे मैं सिंपली, अब इस अनबैलेंस सप्लाई की वजह से आपके दो कंपोनेंट क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव सीक्वेंस। अब अगर मुझे पिक्चोरियल व्यू ऑन पेपर बनाना है तो मैं इसे ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस की वजह से आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, निगेटिव सीक्वेंस की वजह से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, ये चीजें हो रही हैं। यानी अगर तुमको याद हो टू फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी, वहां पे हमने फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप की बात की थी सिंगल फेज मोटर में। कुछ याद आ रहा है ये चीज? सिंगल फेज मोटर याद आ रहा है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी? Yes, sir. वहां पे फॉरवर्ड स्लिप और बैकवर्ड स्लिप की बातें की गई थी। यहाँ भी वही चीज हो रहा है कि दो कंपोनेंट क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और दूसरा क्या आपका निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट। तो इन दोनों कंपोनेंट की वजह से एक बार मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव सीक्वेंस की वजह से वो आपका क्लॉकवाइज। तो आप ये समझ लो कि आपके पास दो मोटर है, एक मोटर ये है और दूसरा आपका ये है, और एक काम कॉमन अटैच है। ये हेलो, क्या है, एक कॉमन शाफ्ट के साथ इसको मैंने अटैच कर दिया। क्लियर? अब पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है, तो इनके जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, कंपोनेंट क्या होंगे, सिमेट्रिकल ही होंगे ना। हेलो? सिमेट्रिकल कंपोनेंट होने का मतलब ये इसका कंट्रोलिंग होगा और ये इसका रेफरेंस वाइंडिंग। दोनों स्पेस क्वाड्रेचर पे होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, ये VC1 हो गया, ये आपका VR1 हो गया। क्लियर? हेलो? हेलो? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल और नॉट? यस सर। गाना सर ऑडिबल। VC1 की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, J टाइम्स ऑफ VR1 होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं रोटेशन की, क्लियर, रोटेशन की बात करूं तो जो फ्लक्स क्रिएट होगा, क्लियर, यहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट होगा, मान लो टॉर्क क्रिएट हुआ,
ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से ये रन कर रहा है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगा वो टॉर्क के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है। अगर मैं ओमेगा आर की बात करूं तो ओमेगा के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हम लोग, इसको ओमेगा एस ले लो। ये तो जो आपका सीक्वेंस होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस की वजह से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ओमेगा एस और टॉर्क दोनों क्या हो रहे हैं। हाँ, हम लोग क्या लिखते रहते पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए। हेलो, हेलो, पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए क्या लिखते लेते हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं ना ऊपर। Yes, sir. सुशील, सुशील, यस सर। पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए डायरेक्शन हम लोग क्या ऊपर लिखते लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ भी हम एंटी क्लॉकवाइज कर ले रहे हैं, जानना हो आपको। पॉजिटिव सीक्वेंस की वजह से जो आपका टॉर्क डेवलप हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। क्लियर, स्पीड भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेवलप होगी, क्योंकि पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है जहां पे Vc1 Vr1 से लीड कर रहा है। ये रोटेशन हो गया साफ का। क्लियर, ये मान लिया कि ओमेगा जो आपका एक्चुअल वैल्यू है वो इसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके दूसरे वाइंडिंग की, यानी आपका जो निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, तो निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में क्या होगा, यहाँ भी आपका रेफरेंस Vr2। क्लियर, और आपका यहाँ पे स्पेस क्वाड्रेचर पे कंट्रोल वाइंडिंग, लेकिन यहाँ पे Vc2 की वैल्यू क्या होगी, -j टाइम्स ऑफ Vr2 के बराबर होगी। अब इस कंडीशन में क्या होगा आपका कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस भी हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। यानी ये मान लिया हमने ओमेगा है और ये टॉर्क। ठीक है, लेकिन जो रोटर की स्पीड होगी वो क्या करेगी, इसको अपोज करेगी, क्योंकि निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट है। तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि जो कॉमन शाफ्ट है वो ओमेगा आर स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहा है। क्लियर, लेकिन जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है ड्यू टू द एक्साइटेशन ऑफ टू फेज, एक कंट्रोल वाइंडिंग और रेफरेंस वाइंडिंग की वजह से, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वजह से टी और ओमेगा एस का एक बार डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो दूसरी बार डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लियर, हेलो, हेलो, क्लियर है चीज। Yes, सर sir. इसमें दोनों सीक्वेंस बैलेंस है, इसलिए ओमेगा आर से रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज में ना। ये एक अनबैलेंस टू फेज सर्वो मोटर को रिप्रेजेंट किया गया। क्लियर, ये एक अनबैलेंस टू फेज सर्वो मोटर को पॉजिटिव सीक्वेंस और निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में रिप्रेजेंट किया गया है। आप ये कह सकते हो पॉजिटिव सीक्वेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस मोटर्स। नेगेटिव सीक्वेंस मोटर्स प्रैक्टिकली नहीं होता है, ये मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट मिला हुआ है तो मैं उसको कैसे एक टू फील्ड थ्योरी से कोरिलेट कर सकता हूँ। क्लियर, मोटर कपल्ड टुगेदर इसलिए किए गए हैं टू रिप्रेजेंट अनबैलेंस टू फेज एसी सर्वो मोटर। क्लियर है चीज। आप सुशील बोलो क्या बोल रहे थे। सर डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से तो सर रोटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर
हेलो। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर, अब आ रही है आ रही सर। है। अब आ रही है। स्क्रीन विजिबल है? नहीं सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं सर। अब हाँ सर, अब विजिबल है। ठीक है। जी तो सर। हमने क्या किया कि जो आपका अनबैलेंस टू फेज एसी सर्वो मोटर था, उसको पहले हमने पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट में ब्रेक किया। फिर वहां से हमने एनालाइज किया कि कैसे हम इसको एक टू फेज बैलेंस मोटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? तो वो चीज मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है ये क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से सबको। हेलो। यस सर। क्लियर हुआ ये? तो सिर्फ तुम क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के हिसाब से तो ये रोटेट नहीं करना चाहिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर रहा है। देखो, मैं क्या बोला था कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी याद है? मैं क्यों बोल रहा था कि वहां पे हमने दो कंपोनेंट देखे थे। क्लियर? यहाँ भी मैं तुमको दो कंपोनेंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रोटेट तो कर रहा हूँ मेगा आर से। मैं तो दो कंपोनेंट बताने के लिए एक लॉजिक बताया ना कि एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। मैंने ये नहीं कहा कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को वर्क करता है। हेलो। ठीक है सर, समझ गया समझ गया। ठीक। मैंने ये नहीं कहा कि डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी को वर्क करता है। मैंने ये वर्ड यूज किया कि तुम्हें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी याद है। यस। तो वहां से हमने इसको कोरिलेट करने की कोशिश करी। अभी आऊंगा मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम पे, तब तुम्हें लॉजिक क्लियर होगा क्यों मैंने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी की बात की है। मैंने क्या कहा कि अब इसको मैंने बैलेंस पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस मोटर में ब्रेक किया। कॉमन शाफ्ट के साथ ये अटैच है। कैसे पॉजिटिव सीक्वेंस इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, मतलब टॉर्क और जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की स्पीड है, वो कैसे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नेगेटिव सीक्वेंस की वजह से कैसे हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये दोनों एक साथ कंबाइन होके दोनों, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट क्या है, वी आर की वैल्यू वी आर वन प्लस वी आर टू के बराबर है और वीसी की वैल्यू क्या है, वीसी वन प्लस वी टू के बराबर है। तो दोनों इफेक्टिवली कैसे एक अनबैलेंस सिस्टम की तरह वर्क कर रहे हैं, ये चीज बताने की कोशिश करी मैंने। क्लियर? हेलो। सर ये ओके। रिप्रेजेंटेशन है। यस सर। हाँ। अगर अब मैं बात करूं इक्विवेलेंट सर्किट की, ऑन पेपर तो आप सर्किट ड्रॉ करोगे ना, बिना सर्किट के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं सकते हो। क्लियर? तो इसका जो पॉजिटिव सीक्वेंस आपका नेटवर्क होगा टू फेज सर्वो मोटर का, वो क्या बनेगा? क्या बनेगा? स्टेटर। स्टेटर के बाद क्या आता है? कोर। जो आप थ्री फेज इंडक्शन मोटर के लिए बनाते हैं ना सर्किट डायग्राम, वही बनेगा। क्लियर? ये आपका रोटर साइड, ये आपका रेजिस्टेंस। ये R1, JX1, JXM, JX2 एंड यहाँ पे क्या आएगा R2 बाई
एस, ये किसके लिए आ रहा है? हेलो, यस सर, अभी आ रही है आवाज। पता नहीं क्यों बार बार ड्रॉप हो रहा है सिग्नल। आज ही नहीं आ रही है। अच्छी, स्क्रीन विजिबल है? हेलो, यस ठीक है। जो पॉजिटिव सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होगा वो क्या होगा? फॉरवर्ड स्लिप को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं इसको कोरिलेट कराऊंगा डबल रिवॉल्यूशन थ्योरी से। सुशील, हेलो, ठीक है सर। यहाँ पे मैंने यस सर। VR1 रेफरेंस सिग्नल किया है एज ए इनपुट। क्लियर? उसकी वजह से आपका ये फॉरवर्ड फील्ड का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा और दूसरा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा बैकवर्ड का। क्लियर? R1 X1 JXM ये इसे वही सारी चीजें R1 JX1 JXM JX2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेलो, यहाँ पे क्या होगा? Am I audible? Good. R2.2 माइनस बैकवर्ड स्लिप। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट का जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है या जो टॉर्क डेवलप हो रहा है वो क्या जस्ट अपोजिट है। तो वो फॉरवर्ड नहीं, वो बैकवर्ड स्लिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो इस वजह से, क्योंकि वहां आप ये भी देख सकते हो कि टॉर्क और स्पीड एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, जबकि फॉरवर्ड वाले में यानी पॉजिटिव सीक्वेंस वाले में टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में। तो वहां से भी आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड का लॉजिक ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। सीक्वेंस इक्विवेलेंट सर्किट। क्लियर? तो दोनों सर्किट डायग्राम क्लियर है? हेलो, यस दोनों सर्किट डायग्राम क्यों बताया जा रहा है उसके पीछे भी लॉजिक है। सिंपल सा लॉजिक क्या है कि आपने IR1 और IR2 की वैल्यू निकालेंगे। ये तो VR1 और ये VR2 हो गया। IR1 और IR2 कहाँ से मिलेगा? यही तो आपका IR1 है और ये आपका क्या है? IR2। यही तो है, कुछ और है? यही है ना। जब तक आपको IR1 IR2 नहीं मिलेगा, क्लियर, तब तक आप टॉर्क की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? IR1 स्क्वायर इंटू R1, मतलब जो भी आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम रोटर साइड का जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आए। क्लियर? हालांकि आप लोग जो पढ़ के मतलब इंडक्शन मशीन में जो हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं, तो अप्रोक्सीमेशन के बाद से जो सर्किट बन के आता है वो तो सिंपल ये आता है। हम अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं लोड की R1 और X1 की वैल्यू काफी कम होती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, JX2 आ जाता है और ये R2/S हो जाता है।
यही करते हैं ना हम लोग। तो पीजी की वैल्यू क्या होती है, पीजी की वैल्यू हो जाती है आई आई जो भी यहाँ पे मान लो आर है, V2 है, ये मान लो I2 है, तो I2 स्क्वायर इंटू R2/S होता है, यही होता है। हेलो, एयर गैप पावर क्या होता है, पीजी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R2/S, यही तो एयर गैप पावर को रिप्रेजेंट करता है। हेलो यस हेलो, सर। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल सर्किट है। प्रैक्टिकल सर्किट में आप ये नहीं कह सकते कि हमने इसको R1 को नेग्लेक्ट कर दिया, X1 को नेग्लेक्ट कर दिया। अब आप इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट के थ्रू सॉल्व करते थे, अगर आपको याद हो तो आप इसका क्या करते थे, इसे मतलब एज ए लोड कंसीडर करते हुए फिर आप इसका एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते थे। क्लियर, नहीं याद है? ठीक है, इंडक्शन मशीन पर आया था, टॉर्क डेवलप का फार्मूला डिराइव किया था। हेलो हेलो, सर पीजी बाई ओमेगा ऐसे किए थे, थेवेनिन इक्विवेलेंट वाले से नहीं किए थे। अच्छा मैं इस सर्किट को कुछ ऐसे बना सकता हूँ क्या, ये R1 है, ये आपका JX1 है, मैं अब इस नोड के अक्रॉस जो आपका सेकेंडरी जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना के ऐसे लिख सकता हूँ, ये कैपिटल R1 हो गया और इसको मैंने मान लिया कैपिटल JX1 हो गया। हेलो, यस सर। ये सर्किट है, क्लियर, ठीक है, ये मेरा एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट में नोड, इस नोड ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस निकाला, तो अगर मैं जेड ए बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, की वैल्यू क्या है, R2/S प्लस JX2, ये सीरीज में हो जाएंगे और पैरेलल टू JXM आ जाएगा। क्लियर, ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मान लो R1 प्लस JX1 आ जा रहा है, इसका कुछ रियल पार्ट आएगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट आएगा। ऑब्वियस सी बात है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आना ही आना है। क्लियर लॉजिक जो बोल रहा हूँ। यस सर। हेलो, ठीक है, तो उसी का मैंने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना दिया, एक सिंपल सीरीज सर्किट हो गया। अब सीरीज सर्किट में आप R1 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये IR1 और ये आपका VR1। अगर आपको IR1 कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, सिंपली क्या हो जाएगा, VR1 अपॉन सारे रेजिस्टेंसेस का सम R1 प्लस JX1 प्लस कैपिटल R1 प्लस J कैपिटल X1। क्लियर, ठीक है, और यही आपका पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस होता है, इसी को हम बोल देते हैं IR1 इक्वल टू VR1 अपॉन Z1। सिमिलरली IR2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, VR2 अपॉन Z2। ये यही पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, R1 और प्लस JX1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्लिप आती है, तो हमें स्लिप की वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि दोनों केस में R1 प्लस JX1 की वैल्यू सेम हो जाए, यानी Z1 की वैल्यू Z2 के बराबर आ जाए। ठीक है, उस कंडीशन में दोनों का टॉर्क अलग अलग आ जाएगा। अब टॉर्क की मैं बात करूं, टॉर्क की बात करने से पहले हमें क्या करना है, एयर गैप पावर निकालना है। तो एयर गैप पावर की मैं बात करूं तो एयर गैप पावर क्या हो जाएगा, पीजी, कौन बताएगा। अगर मैं PG1 निकालना चाहूँ तो PG1 क्या होगा, इस सर्किट में मैंने ये सिंप्लीफाइड सर्किट बना दिया इसका। अब इस सर्किट में मुझे PG1 निकालना है, कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा। ऐसे तो क्या होता है, पीजी की वैल्यू I2 स्क्वायर इंटू R2/S हो जाती है। अब यहाँ पे चूंकि R1 और X1 के टर्म में आ गया तो क्या हो जाएगा ये, अच्छा ये बताओ, फिर से मैं, ये तुमको तुरंत बताना चाहिए, ये दोनों और ये एक रेजिस्टेंस, क्लियर। जब मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ AB के अक्रॉस, जो R1 आएगा वो भी तो प्योर रेजिस्टिव नेचर होगा, तो क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा क्या, रेजिस्टिव नेचर ही तो बताएगा ना एयर गैप पावर को। अब ये देखो यहाँ पे करंट आ रहा था IR1, अगर आप चाहो तो दो तरीके हैं आपके पास,
एक बार क्या करो, आपको ये जो आई आर वन आ रहा है ये करंट डिवाइड हो जाएगा आई एम में, और ये मान लिया मैंने आई आर टू में, आप आई आर टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और आई आर टू स्क्वायर इंटू आर टू एस निकाल लो, वो एयर गैप पावर हो जाएगा। या इस सर्किट को इस सर्किट में चेंज करो, क्लियर, और चेंज करने के बाद आप सिंपली क्या करो, आई आर वन स्क्वायर इंटू आर वन कर, वो भी एयर गैप पावर हो, क्योंकि रजिस्टिव नेचर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो करंट के अकॉर्डिंग उसको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? हेलो, यस सर। अगर मैं पीजी की बात करूं यहाँ पे, तो पीजी सिंपली हो जाएगा आई आर वन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर वन के बराबर, और यही वैल्यू आई आर टू मतलब आर वन डैश मान लो इसको, आई आर वन डैश स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस के बराबर होता है। यहाँ पे अगर मैं मान के चलूँ ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आई आर वन डैश मान के चलो, तो आई आर वन डैश स्क्वायर इंटू आर टू बाई एस इज इक्वलेंट टू, आपने जब इसका मॉडिफाइड इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लिया सीरीज नेटवर्क के टर्म में, तो ये सिंपली आई आर वन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर वन के बराबर है। क्या सर्किट चेंज करने से जो पावर, एक्टिव पावर होता है, चाहे वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हो, चाहे वो रिएक्टिव पावर किसी रिएक्टेंस के क्रॉस हो, चेंज हो जाता है क्या? हेलो हेलो, नो सर, सेम रहता है। सेम रहता है। तो वही चीज यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो पावर है वो पावर आप क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लोगे, आई आर वन स्क्वायर इंटू कैपिटल आर वन से। क्लियर? ठीक है, ये आपका पीजी वन मिल जाएगा। सिमिलरली आप पीजी टू निकाल लोगे, पीजी टू की वैल्यू हो जाएगी आई आर टू स्क्वायर इंटू आर टू, एक न्यूमेरिकल करेंगे उससे क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, जब आपको पीजी वन और पीजी टू मालूम हो गया, और आपका टॉर्क जो होता है टी वन इक्वल टू क्या होता है, पी जी वन बाई ओमेगा एस, एंड टी टू इक्वल टू क्या होता है, पी जी टू बाई ओमेगा एस। क्लियर? दोनों टॉर्क क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो नेट जो टॉर्क आएगा वो क्या हो जाएगा, टी वन माइनस टी टू के बराबर, और यही क्या आ जाएगा, पी जी वन माइनस पी जी टू अपॉन ओमेगा एस के बराबर आ जाएगा। ये भी सारी चीजें तुमने डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में पढ़ी हो, ये सारी चीजें पढ़ी हो। क्लियर? ठीक है, चलो। सर 3 फेज में 3 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2 से होगा? नहीं बेटा, यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे रेफरेंस वाइंडिंग को बेसिस लेके सारा चीज कर रहे हैं। हेलो जी सर। हेलो, मैं कंट्रोल वाइंडिंग पे फोकस नहीं कर रहा है। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।